पिछले वीडियो में आपने भारतीय संविधान का पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। आज का टॉपिक उद्देशिका या प्रस्तावना है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सभी प्रश्न NCERT पर आधारित हैं, आपको किसी भी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या कहाँ पे की गई है? तो मूल अधिकार संबंधी अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में, संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी नंबर, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में वर्णित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता आदर्शों को प्राप्त करना है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्य संबंधी अध्याय में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्द का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में निहित विभिन्न शब्द का सही क्रम निम्नवत है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता तथा बंधुत्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारा राष्ट्र का उल्लेख दो नाम भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1A के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में ही बोल दिया गया है भारत और इंडिया के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो सहकारी संघवाद किसने कहा था? ऑप्शन है जी ऑस्टिन, केसी व्हीयर, सर आइवर जेनिंग्स, D.D. बसु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन एक अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। केसी व्हीयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धपरिसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से एवं प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? तो आप लोग सभी देखे होंगे, प्रस्तावना में किया गया है।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्द से ही होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अखंडता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव का उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसा राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है कि सभी व्यक्ति अपने अपने मन से अपने अपने धर्म का पालन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। साथ ही साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य को रखा गया है। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया? बेरुवारी विवाद में, ए.के. गोपालन विवाद में, प्रिवी पर्स विवाद में, केशवानंद भारती विवाद में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। वर्ष 1960 में बेरुवारी संघ मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में बदल दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम 1955 ईस्वी में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो ये तो बात सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत का प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बोला गया है संविधान की प्रस्तावनाओं में। तो भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये लोकतांत्रिक समाज तो है ही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सभी सही है।